अरे सबसे खास तो लंबा नहीं संघर्ष करो, तुम्हारे साथ संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। आज सेवापुरी विधानसभा के इस कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पे परम श्रद्धेय आदरणीय रामशंकर उपाध्याय जी जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, हमारे आप सबके प्रत्याशी कांग्रेस के लोकसभा के प्रत्याशी भाई अजय राय जी, मंचासीन जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष प्रजानाथ शर्मा जी, भाई राधेश्याम मिश्रा जी, सारे मंच पे आसीन हमारे परम श्रद्धेय परम आदरणीय और जिन लोगों ने सदैव हम सारे लोगों को रास्ता दिखाया है कांग्रेस की, पारस चचा बैठे हैं। एक दिन ये हमसे जिक्र करने लगे सेवा दल के बारे में, आधे घंटे इन्होंने बात किया होगा और मैं ये समझता रहा कि हमसे 10 गुनी ज्यादा जानकारी परम आदरणीय पारस सिंह जी को है। और हमें लगता है इस मंच पे तमाम सारे इस तरह के लोग बैठे हैं जिन्हें कांग्रेस के बारे में बारीकियों से जानकारी है। हमारे सामने बैठे हुए तमाम सारे हमारे परम आदरणीय सम्मानित, सबको मैं देख रहा हूं, यदि सबका नाम लूं तो हमें लगता है कि इसी में सारा समय चला जाएगा। सारे हमारे आदरणीय कांग्रेस जन, हमारे नौजवान साथियों, दोस्तों, भाइयों, आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। अभी 17 तारीख के नामांकन के बाद पूरे लोकसभा के क्षेत्र में अलग अलग जगहों पे अलग अलग मीटिंगें होंगी। आज हम आपसे सिर्फ बहुत कम शब्दों में, अभी शहर में एक जगह 5 बजे से कार्यालय का उद्घाटन था, विलंब हुआ है, सिर्फ थोड़ी सी बात हम कहना चाहेंगे। ये हम सब बनारस के लोगों का बड़ा दुर्भाग्य है और दुर्भाग्य सबसे बड़ा ये है कि 5 साल जब चुनाव बीत जाता है तो जो ही बनारस में मिलता है, सड़क पे, गांव में, अपने दरवाजे पे, अपने घर में, कोई पानी से परेशान है, पानी नहीं मिल रहा है, कोई बिजली से परेशान है, किसी का खलिहान जल जाता है, कोई रास्ते से परेशान है, उसकी प्रतिदिन की समस्याओं को सुनने वाला उसका जनप्रतिनिधि नहीं मिलता है। हमें याद आता है, आप सबके क्षेत्र के सम्मानित मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री। एक दिन मैं उनके गांव में था, महेंद्र यादव, मैं उनके गांव में था। गांव की पूरी सड़क टूटी हुई थी जहां हम बैठे थे। तो हमने पूछा, भैया ये पीडब्ल्यूडी मंत्री का गांव हो, अपने गांवों को सड़कियां ना बनौले हुआ? तो उसी में किसी ने कहा कि भैया जो ई पूरा हो, ई पूरा बाबू साहब लोगन कहा ऐसे सड़क ना बनल हो, और जो दूसर का पूरा हो वो पूरा उनके बिरादरी का हो, ऐसे वहां बनल बा। कष्ट हुआ, मैं सुन रहा था, शायद मैं किसी तेरही में गया था। कष्ट हुआ और कष्ट मुझे ये हुआ कि कितना बड़ा दुर्भाग्य है, जब तक आप चुनाव नहीं जीतते हो, आपका कोई समर्थक होगा, कोई आपका विरोधी होगा, और जिस दिन आप जनप्रतिनिधि चुन लिए जाते हो, आपका कोई विरोधी हो, कोई आपका समर्थक हो, आपको वोट देता हो, आपको वोट न देता हो, आप जनप्रतिनिधि सबके चुने जाते हैं, पूरे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, और आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपके क्षेत्र में जहां जो दिक्कत हो उस काम को आप करिए। और आप पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, आपका ही गांव है, उस गांव को तो आपको एक मॉडल के रूप में रखना चाहिए। एक आपके नेताजी हैं जो सैफई को दुनिया का सबसे बढ़िया गांव बनाते हैं, और एक आप उनके अनुयायी हैं जो अपने गांव में भी पुरवा देख के सड़क बनाते हैं कि किस पुरवा में किस बस्ती रहती है। क्या दुर्भाग्य है, आप अपने नेता को भी नहीं, कम से कम नेता के ही पद चिन्हों पे चलिए कि उन्होंने सैफई करा दिया, और आप अपने गांव को भी नहीं ठीक करा पाते हैं। अभी भाई अजय राय जी जिक्र कर रहे थे तहसील का, मुझे एक ध्यान आ गया।
गंगापुर में पूरी तहसील थी, रहे ना, पूरी तहसील थी। पूरा क्षेत्र चाहता था कि जो तहसील जो ये बढ़े, वो जहां पे पूरी बिल्डिंग पर्याप्त बनी है उसी को ठीक कराया जाए और वही तहसील बने। ठीक कहते हैं कि गलत कहते हैं, पता ही, जोर से बोला, तोहरा इलाका का मामला हो, बोलता हो। सब लोग चाहते थे कि तहसील वही बने। इनके पार्टी के जो तमाम सारे राज्य मंत्री हैं ना, जो बनारस में घूमते हैं, जिनके पास ना कोई दफ्तर है, ना कोई ऑफिस है, ना कोई चपरासी है, गाड़ी है, ललकी बत्ती है। मौर्य जी कहाँ गए? फुटबॉल वाले है बैठल हुए, हॉकी वाले, हॉकी का टूर्नामेंट था। तो जब सरकार रहती है तो ललकी बत्ती के चक्कर में सब लोग बुलाते हैं, कुछ हमारा हवा पानी बनी, ललकी बत्ती आई। इनके यहाँ हॉकी का टूर्नामेंट का समापन था शायद, हमें लगता है। हर बार हम जाते हैं। अब इस बार सपा की सरकार है तो मैंने तो अपना कार्य किया, भाई मौर्य जी कांग्रेसी हैं, मुझे जाना चाहिए, मैं गया। लेकिन ये ललकी बत्ती के चक्कर में वहां ललकी बत्ती वालों को ही बुलाए थे, जो तमाम सारे राज्य मंत्री घूम रहे हैं। नहीं, वो कत्तों के बुला ले कि दतुअन के दुकान का उद्घाटन करे के खाली वाले उछल जाइए, तो वो चले गए। वहां जब वो हमसे मिले, अब भाई ताली बजाओ वाली बात दूसर हो, अब भाई ये कुछ ना है। तो मंत्री जी हमारे बगल में बैठे, तो बगल में बैठने के बाद मंत्री जी ने हमसे कहा, सांसद जी एक काम कर दे, हमको बताइए। धीरे धीरे काम में बतिया रहे थे, हमको बताइए क्या ये हमारे पार्टी के मंत्रिया एक तहसील ले जाता अपने बगल में, कि बगल में तहसील रही, सिंचाई के डाक बंगला है शायद, वहां तहसील रही, तो जब मंत्री न रहा, विधायक न रहा, तो वही दलाली हुई, यही बदे अपने बगल में ले जाता। और उन्होंने हमसे कहा कि आप राजस्व मंत्री जी को, अंबिका चौधरी जी को फोन कर दीजिए। अंबिका चौधरी जी चाहते हैं कि तहसील गंगापुर में हो, लेकिन चूंकि मंत्री का क्षेत्र है, मंत्री का दबाव है और वो अपने घर के बगल में ले जाना चाहते हैं, आप फोन कर दीजिए, ये काम हो जाएगा। हम कहे भैया तोहलों के आपस के झगड़ा के चक्कर में हम न पड़ब, कि तोहरे पार्टी का मामला हो, तोहलों का मामला तो लोग समझ जा। अब आप बताइए, जब प्रदेश की सरकार के मंत्री की ये स्थिति हो कि हमारा जहां मकान हो, यदि हमारे मकान के बगल में तहसील बन जाएगी तो हमारी बगल की जमीनें महंगी हो जाएंगी। हम जब मंत्री नहीं रहेंगे तब भी हमें उसका लाभ मिलता रहेगा और हमारा धंधा, हमारे लोगों का धंधा चलता रहेगा। यदि कोई भी नेता या कोई भी मंत्री इस सोच के साथ राजनीति करता है तो आप ये समझ सकते हैं, ये सोच सकते हैं। कहीं ओम प्रकाश भाई भी बैठल हुआ, तुहार तो बहुत तगड़ा मित्र हुआ, बुरा मत बनिए भाई, देखा तुहार तगड़ा मित्र हुआ, हम जानत है। तो यदि किसी मंत्री की सोच और समझ इस स्थिति की हो तो आप समझ सकते हैं कि क्या ऐसे लोग मंत्री बनने लायक हैं, ऐसे लोग जनप्रतिनिधि बनने लायक होते हैं। ये दुर्भाग्य है। और आज जो बनारस का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, 5 साल हम रोते हैं और आज बनारस में जो हिंदुस्तान के 2 सबसे बड़े ठग हैं राजनीति में, जो राजनीति के सबसे बड़े बहुरूपिया हैं, उन्होंने बनारस को राजनीति का पर्यटन केंद्र बनाया है। इस चुनाव में वो दोनों चले आए हैं बनारस में चुनाव लड़ने। एक भाषण माफिया है, तमिलनाडु में जाता है तो लुंगी पहनता है, पंजाब में जाता है तो पगड़ी बंधवाता है, गुजरात में जाता है तो गुजराती में बोलता है, असम में जाता है तो दौरी अपने ऊपर रखवाता है, मेघालय और मणिपुर में जाता है तो जिस तरह वो अपने कमर के अंदर वो छोटी छोटी जो लोहे की गुप्ती टाइप होती है उसे खोजते हैं, तो वो भी खोजता है। एक इस तरह का बहुरूपिया है जो भाषण माफिया है। और दूसरी तरफ जो दूसरा प्रत्याशी आया है दिल्ली से, वो इतना बड़ा कलाकार है कि जब वो चलता है जलूस लेके टोपी पहना के, तो अपने ही लोगों से माला पहनता है, फिर एक झापड़ भी ले लेता है
गाल फूला नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ी देर तक गाल सूजा रखेगा, और जब टीवी पर फोटो आ जाएगी कि गाल सूजा है, फिर गांधी जी की प्रतिमा के नीचे पहुंचेगा आधे घंटे में, और जो गाल का सूजन है वो खत्म हो जाएगा। क्या इतना बड़ा कलाकार कोई राजनीति में दूसरा भी हो सकता है? और इस बार जो राजनीति का छल इस बनारस में होने जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि यदि कहीं से किसी ने कोई गलती की तो आने वाला 25 साल बनारस के लोगों को माफ नहीं करेगा। हम इसीलिए हैं क्या बनारस में? 5 साल हम, 24 घंटा हम, और कोई प्रधानमंत्री बन रहा है, कोई कहेगा मैं प्रधानमंत्री हो जाऊंगा, कोई कहेगा मैं प्रधानमंत्री के उम्मीदवार को हराने आ रहा हूं। तो बनारस के लोग बेवकूफ हैं। आप जीतने आए हैं, आप हराने आए हैं। हम लोग क्या हैं? हम लोग क्या हैं? हम लोग क्या करने के लिए बनारस में हैं? न आपकी जरूरत है, न आपकी जरूरत है। काशी के अंदर सिर्फ काशी के लोगों की जरूरत है, यहां किसी दूसरे की जरूरत नहीं। यदि नरेंद्र मोदी जी से आप सवाल पूछें, मौका मिलेगा नहीं। अभी अजय राय जी बोल रहे थे कि जयपुर में उनका टेलीफोन आया था। अभी ये बोले, मैंने भी टीवी पर देखा, लेकिन मुझे लगता है, जहां तक मुझे अंदाज है, कि बनारस से कोई भाजपाई ने फोन कर दिया होगा और कहा होगा मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूं, आपके गांव में ये क्या हो गया, मुझे बताओ मत। हम अरे छोड़ा, फोन नंबर लेके ही बनारस से फोन कर लिए, उनका चेहरा देखा था, वो प्रधान जी आवाज चिन्हत हुआ, कहा कि हम कैसे बतियावत है। नहीं, तो ही जाके अपने गाँव से अब फोन कर दा और कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ, आपके घर में, आपके गांव में बिजली का तार टूट गया है क्या? तो क्या समझ गया क्या बतियावा था? ये भाजपा के लोग। अच्छा ये बताइए आप, मैं यदि गलत कर रहा हूं तो आप हमको समझाइए। उनके अंदर इतनी बड़ी कला है, यहां सब लोग एक साथ बैठे हैं। वो जब गणेश जी को दूध पिलाने लगे तो और हम भी और आप झांकने लगे कि हाँ गणेश जी दूधवा पियत हुआ था कि नहीं आज से 20 साल पहले। तो उनके अंदर इतनी बड़ी कला है कि वो एक साथ गणेश जी को दूध पिला सकते हैं। तब प्रधान जी के टेलीफोन पर बेवकूफ बनने में उन्हें कई मिनट लगी। क्या यार उमेश बतावा, तुम्हारे गांव के बाल का मामला है, बताओ गलत बोलो थे, बोला है गलत बोलो थे, तो उन्हें कई मिनट लगेगा बेवकूफ बनाने में। पटेल जी को समझा दिए, हो गया। मोदी जी बड़े अच्छे आदमी हैं। मोदी जी का ना दर्शन भइल बा, ना भेंट भइल बा, ना मुलाकात हुई, लेकिन मोदी जी बड़े अच्छे आदमी हैं। कोनो फोन कर दिलस कि मोदी जी मैं बोल रहा हूं, मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूं। तो ये जो कला है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, इसका मुकाबला हम लोगों को इस चुनाव में करना है। और यही स्थिति जो टोपी वाले निकले हैं उनकी स्थिति है। हाजी साहब, आप हज किए हैं? आपसे पूछ रहा हूं, हज किए हैं? नहीं। अच्छा ये बताइए, थोड़ा बहुत जो मुझे जानकारी है, आपकी जो टोपी है, उस टोपी पे यदि झाड़ू का निशान बन जाए तो वो टोपी आपकी पाक रह जाएगी? नहीं रह जाएगी ना। अभी बताइए, जो लोग टोपी पहन के घूम रहे हैं, आज सब अपने टोपी पर झाड़ू लगाए हैं। उस टोपी को पहन के आपको मस्जिद में जाना है, नमाज अदा करना है, आपको सारा अच्छा काम करना है, और आपके सिर पर उस झाड़ू का निशान है। तो जो हमारे मजहब के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उसके बाद भी उसे हमारा वोट लेने का कोई हक बनता है क्या? नहीं बनता ना। मैंने इसलिए कहा कि जो हो रहा है, चाचा बताइए, गलत बोलो नहीं बोलिए, आपके ना बुझाई, पिछवा पूछो थे आपको कौन नहीं, सब बात सबके हम देखा थे। तो आज ये स्थिति है, ये खिलवाड़ हो रहा है वोट के लिए। जितना भी कला अपनाई जा सकती है इन दोनों के द्वारा, ये दोनों कलाओं को किया जा रहा है, और हमें और आपको इनसे सतर्क रहना होगा। हमारे कहने का मात्र मकसद ये है कि ये टेलीफोन पे भी नाम बदल के बात करेंगे, ये जो टोपी भी पहनाएंगे उसमें भी धोखा होगा, जो ये बोलेंगे उसमें भी धोखा होगा। अच्छा ये बताइए कि नरेंद्र मोदी जी 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है ना? उनसे आप ये सवाल पूछिएगा, यदि कहीं भेंट उठ हो जाए
मान लिया उनसे तो ना भेंट हुई के होगा, लेकिन भाजपा के लोगों से भेंट हो जाए, पूछिएगा क्या अच्छा ही बताइए कि आप 2 जगह से लड़ रहे हैं तो जीतने के बाद कहाँ का सीट छोड़िए? तो अब तो लोग कहीं कि नहीं गुजरात छोड़िए, बनारस रहिए, कहीं के वोट लेवे एक बार। तो फिर आप ये पूछिए, अच्छा ठीक है गुजरात छोड़ेंगे तो गुजरात के लोगों को धोखा क्यों दे रहे हैं? बनारस छोड़ेंगे तो बनारस के लोगों को धोखा क्यों दे रहे हैं? और उसके बाद फिर वो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री होने के लिए लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। अब प्रधानमंत्री ना हो पाए तब क्या करेंगे? एमपी रहेंगे कि मुख्यमंत्री रहेंगे? इसको बता दें। जब वो आवे तो ये बतावें कि हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं हो पाए तो हम सांसद रहेंगे, सांसद नहीं रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे। तो आपने 2-2 क्षेत्र के लोगों को धोखा क्यों दिया है? और यदि आप धोखा दे रहे हैं तो क्यों न आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए कि आप धोखा दे रहे हो? तो ये सब बहुत बड़ा सवाल है बनारस के सामने, और हमें और आप सबको बहुत सजग होना होगा इन चीजों से। और यदि हम सजग नहीं हो पाए, धोखा खाए, तो फिर 5 साल सब लोग रोए हैं, फिर वही 5 साल फिर वही स्थिति होगी। हम आप सबको सजग करना चाहते हैं और एक एक वोट गिन के हाथ के पंजे पे पड़ना चाहिए। जब हमारा उम्मीदवार जीतेगा तो कांग्रेस मजबूत होगी, कांग्रेस मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा, कांग्रेस कमजोर होगी तो देश कमजोर हो जाएगा। ये नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं, बड़ी महंगाई है। विज्ञापन आपने देखा होगा, टीवी पे आ रहा है, 2 भाई बात कर रहे हैं टेलीफोन पे। एक कहता है पैसा कुछ भिजवा दीजिए, हमारे यहाँ सब्जी बड़ी महंगी हो गई है। और दूसरा का कहता है हमारे यहाँ सब्जी बड़ी सस्ती है, कुछ पैसा भिजवा दीजिए। तो पता नहीं क्या नारा बनाए हैं सब। अब न सहेंगे महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। राजा तालाब के सब्जी मंडी का भाव देश का प्रधानमंत्री तय कर रखा। प्याज कितना में बिकी, आलू कितना में बिकी, मरीचा कितना में बिकी, गोभी कितना में बिकी, एक भाव प्रधानमंत्री देश का तय करेला। कौन मंडी में कौन भाव बिकल, कौन भाव ना बिकल, ये प्रधानमंत्री काम हो। हम लोगों के बीच में सबसे अनुभवी हमारे गार्जियन स्वरूप है मौर्य जी, प्रमुख जी बता देंगे। ये प्रधानमंत्री रेट तय करी, चर्चा बताइए आप। ये प्रधानमंत्री का काम है भाव तय करना। इसे भ्रष्टाचार, महंगाई की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार ने आरटीआई कानून बनाया। आरटीआई कानून बनने के बाद जहां जहां पे भ्रष्टाचार दिखाई पड़ा, जहां जहां पे भ्रष्टाचार उजागर हुआ, हर भ्रष्टाचार जो उजागर हुआ उसके खिलाफ यदि किसी ने कार्रवाई की तो वो कांग्रेस की सरकार ने की, किसी दूसरी सरकार ने नहीं किया। ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, येदियुरप्पा तुम्हारे साथ खड़ा है। ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री निशंक आज इनकी पार्टी का उम्मीदवार है उत्तराखंड में। ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी की जो अपनी सरकार है, उस सरकार में 4 मंत्री भ्रष्टाचार के मुकदमे में जेल से जमानत करा के आए हैं और वो आज की तारीख में सरकार में मंत्री हैं। और आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं। और कांग्रेस की अपनी सरकार आरटीआई कानून से जहां जहां भ्रष्टाचार उजागर हुआ, एक नाम बताइए, चाहे वो राजा रहे हो या रानी रही हो, सबको जेल जाना पड़ा है कि नहीं जाना पड़ा है? कोई नाम बताइए। और आपकी जब सरकार एनडीए की थी तो ये कानून था नहीं। वो तो संजोग था कि आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष 1 लाख रुपया घूस लेते पकड़ा गया, टीवी पर दिखाई पड़ गया, लेकिन आरटीआई कानून तो था नहीं। आरटीआई कानून तो कांग्रेस की सरकार ने बनाया और सरकार बनने के बाद कानून बना। कानून बनने के बाद जहां भ्रष्टाचार दिखाई पड़ा, यदि कार्रवाई न हुई हो तो हम भ्रष्टाचारी हैं। और यदि हमने कार्रवाई किया तो तुम्हें तो ये कहना चाहिए कि पहली बार देश के अंदर ऐसी सरकार आई जहां भ्रष्टाचार दिखाई पड़ा, अपने मंत्री और अपने सांसदों को जेल के अंदर भिजवाया। तुम्हें ये कहना चाहिए। तुम्हें तो कांग्रेस की सरकार को, सोनिया जी को, राहुल जी को बधाई देना चाहिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। और तुम भ्रष्टाचार और महंगाई की बात करते हो। दोहरी बातें नहीं चलती।
तुम चोरी करो तो 100 और हमारे लोग चोरी किए तो हमने जेल भेजा कि नहीं भेजा? कर्नाटक में कौन सी जगह है खदान वाली जगह? बेल्लारी। बेल्लारी में जितने हैं सब भारतीय जनता पार्टी के साथ आज की तारीख में है कि नहीं है? और उन सबों से बड़ा खनन माफिया पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं है। सब जेल से जमानत पे छूट के आए हैं। आपने अपने पार्टी का उन्हें उम्मीदवार बनाया है कि नहीं बनाया है? और आप भ्रष्टाचार की बात करते हो, आरोप लगाते हो। हम साथियों आपसे कहना चाहते हैं, जब नुक्कड़ मीटिंगें होंगी तो इन लोगों को किसी बात का जवाब नहीं मिलेगा। ये लोग किसी बात का जवाब नहीं दे पाएंगे। आप सबसे हमारा अनुरोध है कि कोई गलती, कहीं से कोई गलती नहीं होनी चाहिए और किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर बनारस के अंदर कांग्रेस को जीतना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। अभी पूर्व सांसद जी ने बिल्कुल कांग्रेस के भी अपने